नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। कल अपने चर्चा कर रहे थे भारतीय ज्योग्राफी में अपवाद अंतर की, और अपवाद अंतर में अपने यानी उद्गम स्थल और विसर्जन स्थल की बात की थी। आज अपने नदियों के बारे में जो पहली नदी है तो सिंधु नदी के बारे में चर्चा करेंगे कि सिंधु नदी है उसका उद्गम स्थल और उनकी सहायक नदियों के बारे में हम चर्चा करेंगे, या जो सहायक नदियां हैं उन पर कौन कौन सी परियोजनाएं बनी हुई है उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं सिंधु नदी की। तो सिंधु नदी है उसका जो उद्गम स्थल है वहाँ से ये चल करके भारत और पाकिस्तान होते हुए ये इधर अपने कराची के अंदर अरब सागर में आकर के गिरती है। यानी इनका उद्गम स्थल हिमालय है और इनका जो जल विसर्जन है वो अरब सागर में आकर करती है। तो इनका जो उद्गम स्थल है वो मानसरोवर के पास में बोखरचू नामक स्थान से होता है, और यहाँ से होने के बाद ये सीधी भारत में प्रवेश करती है, और जब भारत में प्रवेश करती है उस स्थान का नाम है दमचौक। यानी भारत में दमचौक से प्रवेश करती है और फिर पाकिस्तान में ये चिल्लास नामक स्थान पर जाकर के प्रवेश करती है। चिल्लास ये पाकिस्तान का स्थान है, वहाँ पर ये पाकिस्तान में प्रवेश करती है और पाकिस्तान में बहते हुए सीधी ये अरब सागर में गिरती है। अब अपने बात करते हैं कि इसके ऊपर यानी एक बहुत ही बड़ा गार्ज बना हुआ है। गार्ज यानी जो नदियाँ आकर के जब अपना पानी गिराती है तो वहाँ बहुत बड़ा एक गड्ढा बन जाता है, उसको गार्ज कहते हैं। तो ये अपना एक बहुत बड़ा गार्ज बनाती है और गहरे गार्ज के लिए जानी जाती है। इसको बुंजी गार्ज कहते हैं, बुंजी गार्ज के नाम से जानी जाती है। ये 5181 मीटर यानी गहरा है ये बुंजी गार्ज। ये बुंजी गार्ज है जो विश्व का सबसे गहरा है, और ये जम्मू कश्मीर के अंदर है। अब इसके अपवाद अंतर में बात करें अपनी, तो जहां से ये मानसरोवर से निकलने के बाद यानी अरब सागर तक जाती है तो इनकी कुल जो लंबाई है वो है 28,2880 किलोमीटर। यानी इनका टोटल अपवाद क्षेत्र यानी 2880 किलोमीटर का माना जाता है। जिसमें अगर अपने भारत की बात करें तो ये भारत में 1114 किलोमीटर इनका अपवाद क्षेत्र है, यानी सिंधु नदी का। और सिंधु नदी की यानी भारत से आने वाली एकमात्र सहायक नदी है जो कौन सी है, जिनका नाम है चिनाब। चिनाब नदी है वो दो धाराओं से मिलती है, एक है चंद्रा और दूसरी है भागा। और चंद्रा और भागा से निकलते हुए ये सीधी जाकर के मिलती है यानी इस अपनी सिंधु नदी में। और सिंधु नदी में ये जहाँ जाकर के मिलती है उस स्थान का नाम है यानी मिठानकोट, ये पाकिस्तान का है। यहाँ पर ये चिनाब नदी है वो जाकर के मिलती है। भारत से मिलने वाली एकमात्र ये नदी है। और ये यानी जो चंद्रा और भागा है ये लोहाल की जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ से ये निकलती है और आगे चल करके यानी ये एक हो जाती है, और उस स्थान को जहाँ पर इनका संगम होता है उस संगम वाले स्थान को यानी तंडी कहते हैं। अब इस
चिनाब की बात करें अपने, तो चिनाब के ऊपर यानी कुछ परियोजनाएं बनी हुई है, जो 3 परियोजनाएं बनी है, जिनके बारे में भी अपना कुछ चर्चा करेंगे। ये 3 परियोजनाएं हैं जो चिनाब की परियोजनाएं हैं, और उसमें एक है सलाल। ये है सलाल, ये सलाल परियोजना है। और ये दूसरी जो परियोजना है यानी इस चिनाब नदी की, जो है बगलियार परियोजना और सलाल परियोजना। और तीसरी है यानी दुलहस्ती परियोजना। ये है अपने दुलहस्ती परियोजना। यानी ये 3 परियोजनाएं हैं, सलाल और बगलिहार और दुलहस्ती। ये 3 परियोजनाएं अपने चिनाब नदी पे बनी हुई है। और इन तीनों परियोजना में ये जम्मू कश्मीर की है, ये भी जम्मू कश्मीर की है, और ये अपने भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद का कारण भी बनी हुई है। दुलहस्ती परियोजना है, ये भारत और पाकिस्तान के बीच में विवाद का कारण भी है। ये भी अक्सर कई बार पूछा जाता है कि चिनाब नदी की ऐसी कौन सी परियोजना है जो भारत और पाकिस्तान के लिए विवाद का कारण बनी हुई है। अब ये अपने चिनाब के बाद अपने बात करते हैं, यानी इस चिनाब की एक सहायक नदी है, और ये अपने यानी झेलम है। ये झेलम का जो उद्गम स्थल है, उस उद्गम स्थल की बात करें तो ये झेलम नदी है वो यानी शेषनाग झील से निकलती है। और शेषनाग झील से निकलने के बाद यानी इसी नदी पर एक यानी बहुत बड़ी झील का निर्माण करती है, और इस झील का नाम है वुलर झील। ये भी जम्मू कश्मीर में है। ये अपने भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की प्राकृतिक झील है वुलर झील। यहां से ये निकलने के बाद अपने इस यानी चिनाब में मिलती है, और जहां मिलती है ये स्थान है जुंग स्थान पे मिलती है। अब उसके बाद यानी सिंधु, झेलम, चिनाब, और अभी अपनी बात करते हैं रावी की। तो ये नक्शा अपना छोटा है, इसलिए थोड़ा मिटा देते हैं। ये है जो रावी नदी है, और ये रावी नदी है वो यानी इनके यानी उद्गम स्थल से निकलने के बाद ये भी चिनाब नदी है, उस चिनाब नदी में प्रवेश करती है। और इनका जो उद्गम स्थल है वो है रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रे से निकलने के बाद ये सीधी चिनाब में मिलती है। और इसके बाद अपने बात करते हैं यानी सतलज की, और सतलज नदी भी यानी सतलज नदी भी अपने यानी राक्षस ताल से निकलते हुए ये भी इस चिनाब में मिलती है। और इसकी एक सहायक नदी है जिसका नाम है व्यास। ये व्यास नदी भी निकलने के बाद में यानी इस सतलज में मिलती है। और ये व्यास नदी है, ये व्यास कुंड से निकलती है, और व्यास कुंड से निकलने के बाद ये इस
यानी सतलज नदी के अंदर मिलती है, तो ये संगम कहलाता है। इस सतलज नदी के ऊपर यानी 2 परियोजनाएं बनी हुई है, जिसका नाम है भाखड़ा और नागल परियोजना। और यहाँ जब ये व्यास और सतलज का संगम होता है, यहाँ पर यानी एक परियोजना बनी हुई है जिसको कहते हैं, यानी यहाँ से हरि का बैराज है, ये हरि का बैराज, जहाँ से इंदिरा गांधी नहर परियोजना है वो शुरू होती है। और एक इस व्यास नदी के ऊपर यानी बांध बना हुआ है, और इस बांध का नाम है यानी पोंग बांध। ये पोंग बांध है, ये इंदिरा गांधी के लिए यानी शीतकाल के अंदर यानी जल की आपूर्ति करवाता है। और शीतकाल के अंदर यानी जो गंगा नदी, इसका इंदिरा गांधी नहर है, इसके अंदर ये जल पोंग बांध से ही आता है। भाखड़ा और नागल ये दोनों अलग अलग स्थानों पे है। ये भाखड़ा यानी हिमाचल के अंदर है और नागल ये पंजाब में स्थित है। 1948 के अंदर इनकी नींव रखी गई थी, और नींव रखने वाले यानी जो प्रधानमंत्री थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जब इनका शुभारंभ किया था तो उस समय यानी जो बांध परियोजना है उनको आधुनिक भारत के मंदिर की संज्ञा दी थी। ये भी प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक भारत के मंदिर किसे कहा गया, तो ये भाखड़ा नागल परियोजना है, इनको कहा गया है। अभी ये आप उतार लीजिए, उसके बाद में अपने आगे शुरू करते हैं।